Good morning, everybody, all students. बेटा आज हम आपके सामने आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के अंतर्गत बात करने के लिए बायोलॉजी के अंतर्गत। तो मेरा सभी को प्रणाम। बेटा जान लें कि हम इस ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट को 12th में पढ़ते हैं, 12th के बाद हम इसे बीएससी में पढ़ते हैं और साथ में हम इसे नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो इन सभी को पढ़ने के लिए जब हम कह रहे हैं इसी तरीके से मैटर मैंने तैयार किया है जो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा, 12th में पढ़ने वालों के लिए भी, बीएससी वालों के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी। तो कम समय में अधिक मैटर को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले इंटेग्यूमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है मानव का अध्यावरणी तंत्र। मानव का अध्यावरणी तंत्र, जिसमें सबसे पहले आता है कि मानव के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम उसका क्लासिफिकेशन याद होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए मैंने जो लिखा है मानव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब कहां बनता है वो, अब संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश और जो जाति है ये तो सामान्य हो गए हैं। जैसे संघ हमारा कोर्डेटा है, वर्ग हमारा मैमेलिया है, गण हमारा प्राइमेट है, वंश हमारा होमो है, जाति हमारी सेपियंस है। जबकि उपसंघ हमारा वर्टिब्रेटा है और उपवर्ग यूथेरिया है। तो यहाँ पे ध्यान दें ये यूथेरिया से क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मानव का उपवर्ग कौन सा है, मानव किस उपवर्ग का प्राणी है, यूथेरिया का, और उपवर्ग का, और उपसंघ कहें तो आ जाएगा कौन, वर्टिब्रेटा। फिर ध्यान दें बेटा, ये तो एक तरह से हम कह रहे हैं क्या हो गया, क्लासिफिकेशन जो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। यहां अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले अध्यावरण की, इंटेग्यूमेंट की, कि इंटेग्यूमेंट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं अध्यावरण। ये जैसे बेसिक जानकारी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन 12th वालों के लिए ये महत्वपूर्ण है। अध्यावरण क्या है, जितने भी कोर्डेट्स प्राणी हैं, कशेरुकी प्राणी, उसके शरीर पर पाया जाने वाला आवरण, जैसे हमारी ये स्किन क्या कहलाती है, अध्यावरण कहलाती है। फिर आता है देह भित्ति, बॉडी वाल, ये हमारा वाल जो बना हुआ है, बाहरी जो भित्ति बनी हुई है, ये भित्ति एक तरह से किस तरीके से निर्मित होती है। तो त्वचा का पेशीय स्तर, त्वचा का पेशीय स्तर और देहकोई उपकला, ये दोनों भाग मिलके हमारे इस बॉडी के वाल को निर्मित करते हैं। फिर आता है ओरिजिन कैसे होता है, किसका ओरिजिन बोले तो स्किन का, स्किन की भ्रूणीय उत्पत्ति कैसी होती है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बनता है। इसको कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म प्रकार की होती है। यदि आपको ध्यान हो, आपने 11th को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होता है कि भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पर जीव को 3 स्तरों में बांटा गया है। इनकी उत्पत्ति 3 स्तर से होती है हमारे ऑर्गन्स की, जिसमें एक को कहते हैं सबसे अंदर कहें तो एंडोड्रम, उसके बाद मेसोड्रम और सबसे बाहर होता है एक्टोड्रम। तो ये है एक्टोमेटोड्रम। क्यों इसको दो कैसे कहा गया, क्योंकि इसके अंदर 2 स्तर पाए जाते हैं, एक होता है अधिश्रम और एक होता है श्रम। एक को बोलते हैं एपिडर्मिस और एक को बोला जाता है डर्मिस। तो एपिडर्मिस एक्टोडर्म स्तर का होता है और ये होता है मेसोड्रम का, इसलिए ये दोनों बन गया एक्टोमेसोड्रम। फिर इसकी विशेषता है कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ये ओवरऑल पे कहें तो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, स्किन। और फिर आया त्वचा संयोजी ऊतकों के नीचे पाई जाने वाली पेशियों से जुड़ी रहती है। ये जो हमारी स्किन है नीचे की ओर कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से मसल्स के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, इसकी ओतिकी कैसी होती है। तो आपको ध्यान होगा, ओतिकी की बात करें तो मानव की त्वचा में 2 स्तर होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। एक ऊपर की तरफ रहेगा उसको एपिडर्मिस कहेंगे
और नीचे की तरफ होगा उसको क्या कहेंगे, डर्मिस, और इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। फिर आती है कि एपिडर्मिस है वो एक तरह से यहां पर अपन कहें कि हम सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करेंगे। तो एपिडर्मिस में भ्रूणीय उत्पत्ति कैसी है, एक्टोड्रम प्रकार की। इसकी भ्रूणीय उत्पत्ति कैसी हुई, एक्टोड्रम प्रकार की, किसी के एपिडर्मिस, जो मैंने अभी बताई थी आपको। और ये कौन से बना है, स्तरित सल की उपकला से निर्मित होता है। फिर यहां पर कहा गया है कि इस स्तर के अंदर, तो ये स्तर जो है इसमें कोई भी रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, इस भाग में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। लेकिन ये स्तर जो है हमारा जो तलवा है और ये जो हथेली है, यहां पर काफी इसका मोटा स्तर पाया जाता है, किसका, एपिडर्मिस का। फिर ये स्तर नेत्र के कोर्निया में काफी पतला लेयर में होता है, कौन सा, सेम एपिडर्मिस स्तर। फिर इसी स्तर को भीतर से बाहर की ओर, भीतर से बाहर की ओर बोले तो डर्मिस से एपिडर्मिस के ऊपरी स्तर की ओर कहें तो ये 1 2 3 4 और 5 स्तर की बनी होती है। वो कौन से हैं, अंकुरण स्तर, शूल स्तर, मेलपीगी स्तर, चोस स्तर एंड कीन स्तर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसको कहते हैं मेलपीगी, स्टेट्रम मेलपीगी। ये है स्टेडियम स्पाइनोसम, सॉरी अंकुरण स्तर, शूल स्तर, इसको बोला गया कणी स्तर, ध्यान रखिएगा, ये भूल से किया हुआ है। तो ये हो गया स्टेट्रम मेलपीगी, ये हो गया स्टेट्रम स्पाइनोसम, ये हो गया स्टेट्रम ग्रेनुलोसा, ये हो गया स्टेट्रम ल्यूसिडियम, ये हो गया स्टेट्रम कॉर्नियम। 3 स्तर, कितने स्तर हो गए बेटा, 5 स्तर हो गए। अब हमें ध्यान देना है अंकुरण स्तर को सबसे पहले पढ़ते हैं, देन जर्मिनेटिव स्ट्रेटम, जर्मिनेटिव अंकुरण नाम से पता चल रहा है, जैसे क्या नाम दिया गया, और मेलपीगी स्तर। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि यदि इसका सबसे भीतरी स्तर है, बिल्कुल ये डर्मिस का जो स्तर शुरू होता है इधर वाला, जो डर्मिस के पास वाला है, ऊपर से नहीं नीचे की तरफ से, डर्मिस और डर्मिस के ऊपर जो एपिडर्मिस है उनका पहला फर्स्ट जो भाग है भीतरी स्तर का, वो है अंकुरण स्तर। इसकी कोशिकाएं जीवित है, लिविंग्स होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव अंकुरण स्तर की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, जीवित प्रकार की होती है। आप ये न समझिएगा कि इस मैटर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बनते, क्वेश्चन नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन धैर्य रख के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यह स्तर स्तंभाकार कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाओं की अपन कह एक तरह से आकृति होती है वो स्तंभाकार होती है, लेकिन किसी जीवित वाले से जरूर बनता है और भीतरी स्तर से जरूर बनता है। और ये कहाँ स्थित होता है, डर्मिस के ठीक बाहर की ओर, ये डर्मिस और डर्मिस के ठीक बाहर की ओर, और एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर होता है। और इसमें रुधिर वाहिनियों से पोषण मिलता है। रुधिर वाहिनियां इसमें पाई नहीं जाती तो पोषण कहां से मिलेगा, लेकिन रुधिर वाहिनियां डर्मिस भाग में पाई जाती है, उनसे इनको पोषण मिलता है। फिर इस स्तर की कोशिका में लगातार विभाजन होने से नई नई परतें बनाकर बाहर की ओर खिसकती है, बनाकर बाहर की ओर खिसकती है। तो अब ये क्या होगा, ऊपर की ओर कहें या बाहर की ओर, जैसे कोई नई कोशिका नीचे बनेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये बाहर की ओर खिसकती है। तो इस तरीके से ये हम कह रहे थे कि इस स्तर की अंकुरण की कोशिकाएं जगह जगह पर कंगारों के रूप में बाहर की ओर उभरी रहती, इनको रेटेपेगस कहते हैं। जैसी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं यूं उभरी हुई हो, मान लो, तो इन उभरे हुए भाग को जैसे हम कहेंगे रेटेपेगस, क्या बोलेंगे, रेटेपेगस। इसी तरीके से 2 नंबर पहले जैसे रेटेपेगस हो गया कि जो हमारा अंकुरण स्तर, उनकी कोशिकाएं जो जैसे उभरी हुई रहेगी उनको हम कहेंगे रेटेपेगस। और ये क्वेश्चन जनरली बनता है। मेलपीगी स्तर में विशेष, ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलपीगी स्तर में विशेष मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं जिसमें मेलेनिन वर्णकों का संश्लेषण होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि मेलेनिन वर्णक का संश्लेषण कौन सी एपिडर्मिस के भाग में होता है या स्तर में होता है। तो पहला तो क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे अंकुरण स्तर, देन जर्मिनेटिव या मेलपीगी स्तर। फिर बनता है कि मेलेनिन वर्णक त्वचा को रंग प्रदान करता है।
ये हार्मोन्स में भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि त्वचा में रंग प्रदान करने का, स्किन को कलर बनाने का काम करने वाला कौन है? मेलेनिन या मेलेनिन। इसका यदि अभाव हो गया तो उसको हम रंगहीन हो गया, यदि तो उसको क्या कहेंगे? रजकहीनता। पिगमेंट्स नहीं रहेगा ये तो कैसा हो जाएगा? वर्णक नहीं पाया जाएगा, तो रजकहीनता कहेंगे उसे। और मनुष्य में ये रंग प्रदान करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीएमटी 2011 में भी आया हुआ है और बाद में भी कई एग्जामों के अंदर ये रिपीटेड हुआ है, मेनली पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह। 3 जोड़ी जीन होते हैं जिसके द्वारा ये हमारा कलर निर्धारित होता है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, ये 3 जीन्स जिसके द्वारा हम कहते हैं ये नियंत्रित होते हैं। ये पॉलीजेनिक वंशागति कहलाता है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सिलेबस में पढ़ाया हुआ है, नीट हो गया। वैसे ये 12th में नहीं है, इसीलिए मैं आपको विशेष करके नीट और ग्रेजुएशन वालों को बता रहा हूँ। फिर जीन्स कौन से होते हैं, त्वचा का रंग कैसा होता है और ये नस्ल कैसी होती है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। यदि इस तरीके के जीन रहेंगे सभी कैपिटल प्रकार के, तो स्किन कैसी रहेगी? गहरी काली त्वचा, साउथ अफ्रीका वाले एकदम काले, निग्रो कहते हैं, वो नस्ल कहलाती है मानव की, कैसी? निग्रो। और कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, जो मध्य काली त्वचा होती है, सामान्य त्वचा होती है, मुलेटो बोलते हैं उस नस्ल को, जो सामान्य रूप से होते हैं। और बिल्कुल ए बी और सी सभी स्मॉल में आओ जीन्स, तो वो कैसे होते हैं? रजकहीनता त्वचा कहलाती है, उस नस्ल को क्या कहते हैं? एल्बिनो। ये क्वेश्चन वास्तव में यहाँ से बनेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में ये मेलेनिन वर्णक का निर्माण कहां से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेलेनिन वर्णक का निर्माण टायरोसिन एमिनो अम्ल से, एक टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में या इसकी सहायता से होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है अगला स्तर, अंकुरण के बाद सेकंड स्तर एपिडर्मिस का सूल स्तर कहते हैं, स्टेट्रम स्पाइनोसम कहते हैं। इस स्तर की कोशिकाएं शाखित और बहुकोणीय होती है। इसकी विशेषता बताइए कि यह शाखित और बहुकोणीय होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जनरली यदि विशेषता का क्वेश्चन भी आ जाता है तो ये ऐसा आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। इस कोशिका, इस स्तर की भी कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। तीसरा पॉइंट बनता है कि ये स्तर जस्ट अंकुरण के ऊपर की ओर स्थित होता है। तो ये डर्मिस, मान लीजिए ये डर्मिस है, इसके ऊपर ये अंकुरण है, इसके ऊपर वाला रहेगा वो रहेगा सूल स्तर। जैसे ये डर्मिस हुआ, तो डर्मिस के ऊपर मान लो ये एपिडर्मिस का स्तर यदि पाया जा रहा है, तो एपिडर्मिस का फर्स्ट ये हो गया अंकुरण और दूसरा ये जाएगा स्पाइनम या सूल स्तर। और ये स्तर अपन कह रहे हैं जस्ट अंकुरण के बाहर की ओर, तो ये अंकुरण और अंकुरण के बाहर ये कौन? सूल स्तर। और ये स्तर मुख्यतः इसका कार्य क्या है? इस स्तर का कार्य ये एपिडर्मिस स्तर को क्या करे? दृढ़ता प्रदान करे। फिर इसके बाद तीसरा जो रहता है वो आता है कौन सा? कणी स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। स्तर के बाद तीसरे स्तर की बात करेंगे तो वो कणी स्तर होगा। कणी का मतलब भी आपको जाने, कण होता है और कण का अर्थ होता है ग्रेन्यूल, इसीलिए इसका स्तर का नाम होता है स्टेट्रम ग्रेन्युलोसम। ये स्तर हमने कहा स्थूल स्तर के जस्ट बाहर की ओर स्थित होता है। फिर इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो बहुपर्तीय होती हैं, जिसमें हम कहते हैं 5 से 6 परतों की एक क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। इस स्तर की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में केराटोहाइलिन प्रोटीन कण पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से कहें या कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कहें कि वो कौन सा स्तर जो एपिडर्मिस का जिसमें केराटोहाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो केराटोहाइलिन प्रोटीन इस स्तर की बोले तो कणी स्तर की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस स्तर की कोशिकाएं जीवित हैं, चपटी होती हैं, ये तो ठीक है, सामान्य विशेषता है, लेकिन एक पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव में इससे बनता है। फिर आती है श्वास स्तर की बात। श्वास स्तर का मतलब होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम जो स्तर होता है उसको हम श्वास स्तर कहते हैं। एकदम पारदर्शी स्तर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? पारदर्शी स्तर भी इसे कहा जाता है। तो ये पारदर्शी स्तर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? पारदर्शी होती है, जीवित होता है, ये जस्ट कण स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है। ये दोनों पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी एक
एलिडिन नामक पदार्थ कहो या प्रोटीन पाया जाता है। और ये कोशिकाएं पारदर्शी होती है लेकिन जल रोधी होती है, ठीक है ना, वाटर बैरियर रहेगी और अवरोधक परत का कार्य करती है, अवरोधक रहती है, पानी को अंदर जाने नहीं देती है। इसलिए हम स्नान वगैरह करते हैं तो हमारा ये सबसे बाहरी स्तर है लेकिन ये अंदर पानी को नहीं जाने देती है। इस स्तर की कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला, इस स्तर के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एलिडिन प्रोटीन, वैसे एलिडिन प्रोटीन कौन से स्तर में पाया जा रहा था, अभी हमने पढ़ा था कणी स्तर, लेकिन विश्वस स्तर के जैसे अंदर आएंगे ये पदार्थ धीरे धीरे क्या है, सूखने लग जाएगा। एक तरह से हम कहें जो मुख्यतः जो अपन कह रहे थे सॉरी कणी स्तर, जिसके अंदर जो केराटोहाइलिन प्रोटीन था, लेकिन इस स्तर की कोशिका द्रव्य की बात करें तो इसके अंदर क्या है, एलिडिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इस एलिडिन प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, निर्माण भी होता है कणी स्तर के केराटोहाइलिन प्रोटीन के टूटने से या विघटन होने से एलिडिन बनता है और इसका केंद्रक नष्ट हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एलिडिन पदार्थ कहां पाया जाता है, पारदर्शी स्तर में पाया जाता है, लुसिडियम स्तर में पाया जाता है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है, केराटोहाइलिन के विघटन से होता है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर लास्ट इसका आता है एपिडर्मिस का कीन स्तर, कोर्नियम स्तर। ये स्तर एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर है। जैसे ये 5 स्तर हुए, 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए अंकुरण स्तर है तो ये रहेगा कीन स्तर सबसे बाहर की ओर, और ये अंकुरण अंदर की तरफ कौन से भाग से रहेगा जुड़ा हुआ, डर्मिस से। तो इसमें केंद्रक विहीन होता है और निर्जीव कोशिकाएं होती है, 8 से 10 परतों की बनी होती है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये बनता है कि क्वेश्चन आता है ये 5 कोशिकाओं में से निर्जीव कौन सी है, निर्जीव एक ही है, कौन से स्तर की, कीन स्तर की कोशिका है। हथेली और तलुओं में सर्वाधिक होती है, इसलिए आपको पता है टूटती रहती है, नहीं आती रहती, हम काम करते हैं ऐसे। फिर अपन कह रहे हैं इस स्तर की कोशिका में जो एलिडिन पदार्थ रहेगा, जो इस कोशिकाओं के सेल्स के साइटों में कोशिका द्रव्य में कहें एलिडिन पदार्थ सूख जाता है, यहां पर आएगा एलिडिन पदार्थ सूख जाता है, और एलिडिन पदार्थ के सूख जाने के कारण ये एक तरह से मर्द पदार्थों में क्या हो जाएगा, परिवर्तित, और मर्द पदार्थों में परिवर्तित होगा तो आपको जाने क्रिएटिन का निर्माण हो जाएगा। तो इस स्तर के ऊपरी परतें निरंतर अलग होती रहती है, इसे निर्मोशन कहते हैं। जैसा आप कहते हैं हमारी स्किन में नहीं आती है, ये टूट गई पुरानी सेंस, जैसे कहते कोई कहते मोशन सेंस हुआ है, स्किन का नवाचार हो रहा है, नई स्किन आ रही है, पुराने वाली टूट रही है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, निर्मोशन कहलाती है। और ये हमारे लिए फायदेमंद भी है क्योंकि अगली लेयर हटेगी तो वो जीवाणु वगैरह यदि कोई है तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें जीवाणु से ये क्या करती है, बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करती है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर ध्यान दें संघी भवन, जिसको कहते हैं क्रेटिनाइजेशन। संघी भवन को क्या कहा जाता है, संघी भवन को क्रेटिनाइजेशन कहा जाता है। क्रेटिनाइजेशन, संघी भवन, इसका मतलब ये होता है कि एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर की जो कोशिकाएं हैं, क्या है अपना इसका जो सबसे बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कोर्नियम स्तर, कोर्नियम स्तर कहते हैं। तो इस कोर्नियम स्तर या कीन स्तर कहते हैं। तो इस कीन स्तर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में एक पदार्थ जमा होने लगता है या बनने लगता है, और वो पदार्थ होता है निर्जीव, और उस पदार्थ को हम कहते हैं क्रेटिन, और इस क्रेटिन के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, क्रेटिनाइजेशन या संघी भवन। जैसे हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारे हाथ के अंदर कहें जैसे नाखून है, शरीर के सिर पे कहें बाल है, इसी तरीके से गायों के सींग हैं, ये हम ऊपर से काटते भी हैं, तो काटते हैं इसका मतलब वो निर्जीव हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। तो निर्जीव होने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रेटिनाइजेशन। तो ये एपिडर्मिस के 5 स्तर हुए। सबसे पहले हमने पढ़ा अंकुरण स्तर, शूल स्तर, और उसके बाद में हमने कहा कीन स्तर, उसके बाद श्वसन स्तर, और लास्ट में कहा कणी स्तर। तो इस तरीके से ये कीन स्तर हो गया, कणी हो गया, शूल हो गया, श्वसन हो गया, 5 हो गए। या वापस रिपीट करूं, सबसे पहले कौन सा स्तर हो गया, नंबर 1 अंकुरण स्तर, उसके बाद में शूल स्तर, कीन स्तर, श्वसन स्तर, और लास्ट में
3 हो गया, तो ये हुए 5 स्तर। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो यहाँ पर आएगा कौन, डर्मिस, चरम स्तर। तो अब हम बात करते हैं चरम स्तर, जिसको हम एक तरह से एपिडर्मिस के नीचे वाला स्तर, जिसको अपन ने डर्मिस कहा था, तो ये डर्मिस से नीचे वाला है स्तर, जो ऊपर वाला ये अपना एपिडर्मिस दिख रहा है ना, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे डर्मिस है, तो ये डर्मिस स्तर। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय से कौन से ड्रम से हुई, मेसोडर्म से, इसलिए उसकी एक्टोडर्म से हुई एपिडर्मिस की, और इसकी डर्मिस की किसकी हुई, मेसोडर्म से। इसकी त्वचा की उत्पत्ति किससे मान ली, एक्टोमेसोडर्म से। अब विशेषता है कि ये स्तर एपिडर्मिस से थोड़ा 2-3 गुना मोटा होता है और ये स्तर संयोजी ऊतकों का बना होता है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है, सीधी ध्यान रखना। डर्मिस कौन से उत्पत्ति के स्तर पर कैसा होता है, मेसोडर्म प्रकार का। ये बनता है कौन से ऊतकों का बना होता है, संयोजी ऊतकों का बना होता है। फिर बनता है कि इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियां, अरेखित पेशी तंतु, त्वक ग्रंथियां, रोम कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कब, आजकल तथ्यात्मक बहुत क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है या सही है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि इसके अंदर ये व्यवस्था पाई जाती है। फिर डर्मिस दृढ़ एवं लचीली होती है। ये नॉर्मल है कि डर्मिस एक तरह से कैसा है, इस तरह दृढ़ भी है लेकिन लचीलापन भी है। लेकिन ये डर्मिस 2 स्तरों से बना है। अब ये नीचे वाला स्तर, ये ऊपर, मान लीजिए ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस का भी कौन सा, मान लीजिए ये एपिडर्मिस और एपिडर्मिस का ये स्तर मैं मान रहा हूं अंकुरण स्तर, इसको मेल स्तर कहता हूं, और ये है डर्मिस। डर्मिस एक स्तर तो ये है और एक ये है। तो एक मैंने कहा डर्मिस के 2 स्तर होते हैं, एक को पेपिलरी स्तर कहते हैं, एक को रेटिकुलर लेयर कहते हैं। तो पेपिलरी कौन सा होगा, रेटिकुलर कौन सा होगा, समझने लायक क्वेश्चन है। तो पेपिलरी क्वेश्चन लेयर जो है ये रहेगा, अपन कहते हैं किधर, डर्मिस का बाहरी स्तर, बाहर की तरफ। तो ये डर्मिस अंदर की तरफ है, अंदर से बाहर कौन सा हुआ ये, और ये एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ है और ये अंकुरण स्तर होता है। तो डर्मिस का सबसे भीतरी स्तर और एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर और डर्मिस का सबसे बाहरी स्तर, दोनों पास पास में होते हैं। यहीं पर वो रेटिकुलस पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन यह बनता है कि ये तो मैंने जो कहा था ये पेपिलरी लेयर है और ये नीचे वाला है वो रेटिकुलर लेयर है। अब हम कह रहे हैं कि ये पतला स्तर होता है, कैपिलरी स्तर कैसा होता है, पतला होता है, डर्मिस के बाहरी स्तर से जुड़ा रहता है, डर्मिस का बाहरी स्तर है और ये एपिडर्मिस के सबसे भीतरी स्तर के अंदर जुड़ा रहता है और जिसके अंदर अपन कहते हैं पेपिलारी बसी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर इसके अंदर हम कहें कोलेजन तंतु और रुधिर वाहिनियां जो होती है उनकी अधिकता पाई जाती है और इस स्तर में रसाकुर पर्वत पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रसाकुर पर्वत कहो या फिर रेटिकुलस कहो, ये समझना एक है। इसके बाद में जो अगला जो हम यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा स्तर आता है जिसको हम रेटिकुलर लेयर कहते हैं। कौन सा कहते हैं, रेटिकुलर लेयर। और रेटिकुलर लेयर पेपिलरी स्तर से थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है। ये सामान्य बेसिक जानकारी है और ये पेपिलरी स्तर के ठीक नीचे होता है। तो पेपिलरी ये है, इसके ठीक नीचे कौन है, रेटिकुलर। इसमें त्वक ग्रंथियां, रोम कोशिकाएं, त्वक संवेदक और वसीय स्तर पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तथ्यात्मक क्वेश्चन कहें या सीधे किसी स्तर से भी पूछा जा सकता है। फिर है इस स्तर में ये मोटा भी है, किससे, पेपिलरी स्तर से। रेटिकुलर स्तर मोटा होता है, मोटा होता है इसका मतलब इसमें क्या पाई जाती है, वसा। तो वहां वसा कहें या फेट कहें, इसका स्तर काफी अधिक होता है। इसी कारण, जिसके कारण हम कहते हैं ये तापरोधी स्तर होता है। इसकी मोटी रहेगी तो ताप सहने की क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं साथ साथ में तापरोधी स्तर होता है। और रही बात यहाँ पे, यह स्तर जिसमें वसा के जमा होने से शरीर कैसा रहता है, सुडौल बनता है, ढंग का दिखता है, अच्छा दिखता है। नहीं तो त्वचा नहीं होगी तो सूखा हुआ लकड़ी की तरह दिखेगा। इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये एक व्यक्ति को त्वचा क्या करती है, सुडौल बनाए रखने में भी क्या करती है, सहायता करती है या सहायक होती है।
तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा एपिडर्मिस डर्मिस दोनों स्तर हो गए। अब हमारा रहेगा रोम एवं इसकी संरचना और कवक ग्रंथियां दोनों ही मिलकर डेरिवेटिव ऑफ स्किन का निर्माण करती है, तो उसका व्युत्पन्न और फंक्शन। एक और क्लास होने के बाद में ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इससे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको भी हल करवाया जाएगा। इस तरीके से लिख के आपको समझाने में टाइम की बचत हो जाती है, वीडियो कम समय का बनता है, कम जीबी का रहता है, जिसे आप आराम से देख सकते हैं और इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसे घर बैठ के नोट्स के रूप में वहीं से लिख सकते हैं, कोई पीडीएफ की आवश्यकता नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्किन के।